हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित आरडीएक्स सीरीज़ का नॉवेल ऑपरेशन टू किल। इस नॉवेल के दो भाग हैं। पहला भाग है ऑपरेशन टू किल और दूसरा भाग है ऑपरेशन 24 कैरेट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग, ऑपरेशन टू किल। नई दिल्ली, तिलक नगर। मेट्रो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठा चाय वाला। 3-4 रिक्शे वाले उसके पास खड़े चाय पीने में व्यस्त थे। पास ही लोहे की लंबी बेंच पड़ी थी जिस पर 4-5 लोगों के बैठने लायक जगह थी। 50 बरस के आसपास का एक आदमी वहां पहुंचा जिसने पैंट कमीज पहन रखी थी जो कि कुछ मैली हो रही थी। 3-4 दिन की शेव बड़ी हुई थी। वो बेंच पर बैठता चाय वाले से बोला, चाय बनाना भैया। उसके बाद उसकी नज़रें इधर उधर फिरने लगी। सामने ही दुकानें थी, लोग आ जा रहे थे। उन्हें देखते हुए वो सोच रहा था कि ये लोग कितने सुखी हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है। तभी उसकी निगाह पास ही रखे अखबार पर पड़ी। उसने अखबार उठाया और यूं ही बेमन से पन्ने पलटने लगा कि एक जगह निगाह ठहर गई। एक बॉक्स जैसी जगह पर लिखा था, पैसा चाहिए तो हमें फ़ोन कीजिए। नीचे फ़ोन नंबर लिखा था। वो बार बार इसी लाइन को पढ़ता और फ़ोन नंबर पर नज़रें दौड़ाने लगता। चाय वाले का लड़का उसे चाय का गिलास थमा गया। चाय पीते हुए उसकी नज़र अखबार के उसी हिस्से पर दौड़ती रही। फिर वो चाय समाप्त करके उठा, तब तक उसने अखबार का वो हिस्सा ज़रा सा फाड़ लिया था जहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा था। चाय वाले को पैसे देकर वो आगे बढ़ गया। उसकी नज़रें इधर उधर भी जा रही थीं। शीघ्र ही उसे फ़ोन बूथ दिखा। वो फ़ोन बूथ में पहुंचा और अखबार के उस टुकड़े पर लिखा नंबर मिलाया। बैल होते ही उधर से तुरंत रिसीवर उठाया गया। हेलो, पैसा चाहिए मुझे, वो बोला। किसने बोला तेरे को इधर से तेरे को पैसा मिलेगा? उधर से पूछा गया था। अखबार में पढ़ा। नाम क्या है तेरा? ओम प्रकाश। रहता किधर है? पश्चिम बिहार, जनता फ्लैट्स में। करता क्या है? बीएसएफ से निकाला गया हूँ 4 महीने पहले। पत्नी को कैंसर है, वो दीनदयाल अस्पताल में वार्ड 4 बेड नंबर 21 पर पड़ी है। डॉक्टर कहता है वो ठीक कर देगा मेरी पत्नी को, परंतु खर्चा 20 लाख बताता है जो कि मेरे पास नहीं है। उम्र क्या है तेरी? 50 साल। तो मरने दो पत्नी को, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, कोई औलाद नहीं है मेरी, वही सब कुछ है। ओम प्रकाश का सर भर्रा उठा। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। बीएसएफ से क्यों निकाला गया? वहाँ पर बांग्लादेश के लोगों को इधर से उधर आने जाने के लिए पैसे लेता था। इसी काम के दौरान बड़े ऑफिसरों ने मुझे पकड़ लिया और नौकरी से निकाल दिया। केस चल रहा है। नौकरी का पैसा भी नहीं मिलेगा केस का फैसला होने तक। पत्नी को भी बचाना है। क्या काम करेगा तू? जो बोलो। 20 लाख के बदले बड़ा काम करना होगा तेरे को। करूँगा। काम में खतरा भी हो सकता है। बीएसएफ में नौकरी के दौरान बहुत खतरे देखे, मैं काम करूँगा। तेरी जान जाने का भी आधा खतरा हो सकता है। आधा? मतलब कि 50-50 चांस है, बच भी सकता है तू। 20 लाख आसानी से कोई भी नहीं देगा। ऐसा क्या काम है? तेरी मांगी रकम हम दे रहे हैं। हमारा कहा काम तू कर। पैसा चाहिए तो हमारे इशारों पर चलना होगा। ठीक है, लेकिन 20 लाख मैं एडवांस में लूँगा। क्यों? काम के दौरान मुझे कुछ हो गया तो कम से कम मेरी पत्नी तो बच जाए। वो पैसा मैं डॉक्टर को देकर काम पर लगूंगा। ठीक है, तू आ मेरे पास, बात करते हैं। अपनी नौकरी के कागज़ पत्र भी लेते हैं ना, ताकि मुझे पता चले कि तू अपने बारे में जो कह रहा है वो सच है। इसके साथ ही उधर से पहाड़गंज का पता बताया गया। कब आऊँ? कब क्या? आ जा। ठीक है, मैं घर से फाइल लेकर पहुँचता हूँ, 2-2.5 घंटे तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। 3 दिन बाद मुंबई में। जिन यानी कि FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था। FIA का स्पेशल एजेंट 7-11। शाम के 4 बज रहे थे और 7-11 एक फ्लैट में 20 बरस की खूबसूरत युवती के साथ बेड पर मौजूद था। दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी और अभी अभी फुर्सत पाकर हटे थे। मेहनत करने की वजह से युवती का चेहरा लाल हो रहा था। ओ माय लव विक्रांत, युवती मस्त स्वर में कह उठी। तुम शानदार हो, एक बार फिर हो जाए, युवती ने मचलते स्वर में कहा। मैं तो रात भर यहीं हूँ, 7-11 ने शोक स्वर में कहा। सच? युवती का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। तभी पास ही साइड टेबल पर रखा मोबाइल बजने लगा। ओह विक्रांत, मैंने कहा था फ़ोन बंद कर देना, तुमने फ़ोन बंद क्यों नहीं किया? वह क्या उठी। 7-11 ने फ़ोन उठाया, कॉलिंग स्विच दबाकर कान से लगाया। हेलो 7-11। उधर से जो आवाज़ कानों में पड़ी उसे 7-11 पहचान गया। कहो, मेरे पास पक्की खबर है कि कल दिल्ली मेट्रो को बम से उड़ाया जाने वाला है। आवाज़ कानों में पड़ी। 7-11 के होंठ सिकड़े। पक्की खबर? बिल्कुल पक्की। कौन कर रहा है ये सब? 7-11 के माथे पर बल झलकने लगे थे। ये मैं नहीं जानता, परंतु एक आदमी को मैं जानता हूँ, यार है मेरा, बारूद एक्सपर्ट है। कल रात उसके साथ बैठकर पी तो नशे में उसके मुंह से ये बात निकल गई कि दिल्ली मेट्रो की एक ट्रेन का उड़ाने के लिए उसे बारूद के 2 बैग तैयार करने का ऑर्डर मिला है। कह रहा था कि आज रात बैग तैयार करने हैं और एक आदमी को भी बारूद से तैयार करना है जो मेट्रो को उड़ाएगा। आदमी को बारूद से तैयार करना? इसका मतलब मैं नहीं समझा। जो उसने कहा तो मैं बता दिया। कौन सी मेट्रो ट्रेन को उड़ाया जाएगा?
वो मैं नहीं जानता। नाम क्या है उसका? मंजीत। तू किधर है? वहीं अपनी चांदनी चौक में। अपना तो वही ठिकाना है, यहीं पैदा हुआ यहीं मरना है। मंजीत का था पता सब मालूम है? सब। मैं शाम को फ्लाइट से दिल्ली पहुंचता हूँ, तुम अपने घर पर ही मिलना। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फ़ोन बंद कर दिया। जा रहे हो? युवती नाराज़गी से कह उठी। मेरे दोस्त की माँ मर गई है, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। दोबारा हम जल्दी मिलेंगे। एक बार फिर हो जाए जल्दी जल्दी। इस काम को कभी भी जल्दी नहीं करते। तुम अपने को तैयार रखना, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। 7-Eleven बेड से नीचे उतरा। युवती ने गहरी सांस ली और कह उठी, जानते हो विक्रांत, तुम्हारे में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या है, जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है? क्या? 7-Eleven मुस्कुरा पड़ा। तुम्हारी बिल्लौरी आंखें। तुम्हारी आंखों में देखते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने शेर खड़ा हो। किस्मत वाली हो, तुमने इंसान के साथ साथ शेर का भी मज़ा ले लिया। नई दिल्ली, करोल बाग, रैगरपुरा। रात के 11 बज रहे थे। एक गली के बाहर अंधेरे में खड़े कार के पीछे वाली सीट पर 7-Eleven पसरा पड़ा था। आधा घंटा पहले ही वो और सुदर्शन वहाँ पहुँचे थे। सुदर्शन वही जिसने फ़ोन किया था 7-Eleven को। तभी आगे का दरवाज़ा खुला और सुदर्शन ने भीतर झाँकते हुए कहा, मंजीत अपने घर पर नहीं है, ताला बंद है। उसके मोबाइल पर फ़ोन करो। किया, परंतु फ़ोन बंद है। पता करोगे कहाँ है? 7-Eleven बोला। मुझे उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम, हम दोनों बहुत कम मिलते हैं। हम में से पुरानी पहचान है। सुदर्शन ने कहा, मेरे ख्याल से इस वक्त कहीं पर बैठा बारूद के बैग तैयार करने में व्यस्त होगा। कल विस्फोट जो किए जाने दिल्ली मेट्रो में, उसे ढूंढने का कोई जुगाड़ भिड़ा? आसान नहीं लगता, फिर भी आस पड़ोस से पूछताछ करता हूँ, कहकर सुदर्शन चला गया। 7-Eleven ने आंखें बंद कर ली। 15 मिनट बाद सुदर्शन वापस लौटा। उसके आस पड़ोस वाले भी नहीं जानते थे कि वह किधर गया। सुदर्शन ने कहा, तो उसके लौटने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अपना काम खत्म करके वो सुबह तक ज़रूर लौट आएगा। ना लौटा तो? 7-Eleven ने आंखें खोली और सुदर्शन को देखा। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मेट्रो की कौन सी लाइन पर धमाके किए जाने? 7-Eleven ने पूछा। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। यह पता होता तो कल होने वाले विस्फोटों से बचा जा सकता था। 7-Eleven ने कहा, हमें उसकी वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। अगर वह सुबह तक न लौटा तो धमाकों के बारे में दिल्ली मेट्रो को सतर्क कर दिया जाएगा। और अगर सुबह तक धमाके हो गए तो? सुबह धमाके नहीं होंगे। धमाके करने वालों का असली मकसद होता है कि विस्फोट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, ज़्यादा दहशत फैले। इसलिए 9 बजे से पहले कोई धमाका नहीं होगा। मेट्रो में असली भीड़ 9 बजे के बाद शुरू होती है। सुदर्शन कार के भीतर बैठ गया। तुमने नींद नहीं लेनी है? 7-Eleven बोला। हर 20 मिनट बाद जाकर देखना है कि वह आया या नहीं। हाँ, ऐसा ही करूँगा। कुछ खामोशी के बाद 7-Eleven ने पूछा, मेट्रो के कौन से रूट पर ज़्यादा भीड़ होती है? भीड़ के मामले में 2 मेट्रो रूट चर्चित हैं, रिठाला से शादरा और द्वारका से इंद्रप्रस्थ। ज़्यादा भीड़ द्वारका से इंद्रप्रस्थ रूट पर होती है। तो समझो अगर कुछ हुआ तो द्वारका इंद्रप्रस्थ के रूट पर ही होगा। 7-Eleven क्या उठा। सुबह 4 बजे। सुदर्शन ने 7-Eleven को हिलाकर नींद से उठाया। वो आ गया है, सुदर्शन ने कहा। कब? 7-Eleven उठते हुए बोला। अभी मैं कार में बैठा था, वो मेरे सामने टैक्सी से उतरा और गली में चला गया। मैं नशे में लग रहा था। 7-Eleven दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकला। 2-3 घंटे की नींद ले ली थी उसने। चारों तरफ इस वक्त अंधेरे से भी खामोशी छाई हुई थी। सुदर्शन उसे देख रहा था। चल उससे बात करते हैं, 7-Eleven ने कहा। दोनों गली के भीतर प्रवेश कर गए। सुदर्शन एक दरवाजे के पास जाकर ठिठका कॉल बेल बजाई। दोनों अंधेरे में दरवाजे के पास खड़े रहे। जल्दी दरवाज़ा खोला। शराब का झोंका उनकी सांसों से टकराया। कौन है? आवाज़ में नशा था। मंजीत, मैं सुदर्शन। तू? नशे में उसका सर हिल रहा था। इस वक्त? आ भीतर आ। पलट कर वह भीतर चल पड़ा। उसके पीछे चलता सुदर्शन क्या उठा। आज तो अकेले अकेले पी आया, मेरी याद नहीं आई? बस ऐसे ही कहकर मंजीत हौले से हंस पड़ा। वे साधारण से ड्राइंग रूम में पहुंचे। बैठ। मंजीत की नज़र अब पहली बार 7-Eleven पर पड़ी। ये तेरे साथ है? कौन है? 7-Eleven, ये नाम है इसका? मंजीत एक कुर्सी पर बैठता क्या उठा। उसने ठीक ठाक पी रखी थी। तू बहुत गलत वक्त पर आया। रात का जगा हूँ मैं, और गहरी नींद लेने के लिए एक पैक ज़्यादा ले रखा है। बता क्यों आया इधर? मैंने अब सोना है। सुदर्शन ने 7-Eleven को देखा, फिर बोला, 7-Eleven बात करेगा तेरे से। क्या बात करेगा? 7-Eleven आगे बढ़ा और ज़ोरदार घुसा मंजीत के चेहरे पर ठोका। मंजीत कुर्सी सहित नीचे जा गिरा। ये क्या करता? मंजीत ने कहना चाहा। 7-Eleven ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़ा और खड़ा कर दिया। होश आया? 7-Eleven का सर शांत था। मुझे क्यों मार? कहाँ से आ रहा है तू? 7-Eleven बोला। मैं फिल्म देख। 7-Eleven का हाथ घूमा और पूरी ताकत के साथ उसके गाल पर जा पड़ा। पी रखी होने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं सका और पुनः नीचे जा गिरा। उसके बाद जल्दी से उठ बैठा। सुदर्शन, मंजीत अपने चेहरे पर हाथ फेरता क्या उठा। ये मुझे क्यों मार रहा है? इसे रोक। ये जो पूछ रहा जवाब दे दे। है कौन ये? 7-Eleven। लेकिन ये है कौन जो? मैं इंडिया की गुप्त जासूसी संस्था FIA का स्पेशल एजेंट हूँ, 7-Eleven ने कहा। ओ, तो मैं क्या करूँ?
मुझे खबर मिली है कि दिन निकलने के बाद दिल्ली मेट्रो में धमाके होने वाले हैं और इसमें तुम्हारा हाथ है। 7-11 का सर कठोर हो चुका था। अब तुम समझ गए होगे कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो। मंजीत ने गहरी सांस ली। थोड़ा सा नशा उसका कम हुआ। मंजीत ने सुदर्शन को देखा। सुदर्शन मुस्कुराया। मैं जानता था कि मेरे से एक गलती हो गई है। मंजीत थके स्वर में क्या उठा। कल रात मैंने नशे में तेरे को कुछ कह दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि तू भूल जाएगा या फिर तूने ठीक से मेरी बात सुनी नहीं होगी, क्योंकि उस बारे में तूने दोबारा कोई सवाल नहीं किया था। अब सच बोल दे। सुदर्शन गंभीर स्वर में क्या उठा। तू भी एफआईए में? मंजीत ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं 7-11 का खबरी हूँ। समझा। मंजीत ने सिर हिलाया। मुझे उठा। सुदर्शन आगे बढ़ा और मंजीत का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। तेरी जान बख्शी इसी में है कि जो कुछ तेरे अंदर है बाहर कर दे, सुदर्शन ने कहा, वरना तेरी खैर नहीं। मैं हाथ मुंह धोना चाहता हूँ, इस तरह नशा कुछ कम होगा, मंजीत बोला। सुदर्शन ने 7-11 को देखा। 7-11 आगे बढ़ा और मंजीत की तलाशी ली। उसके पास मोबाइल, पर्स वगैरह ही निकले। चल, 7-11 बोला, मैं तेरे साथ हूँ। 5 मिनट बाद मंजीत वापस उसी कमरे में था। हाथ मुंह धो चुका था। अब पहले से बेहतर हाल में था वो। इस दौरान 7-11 की बराबर उस पर निगाह रही थी। मंजीत की आंखें अभी भी नशे की वजह से लाल हो रही थी। वो बोला, इस मामले में मेरा कोई खास वास्ता नहीं है। मुझे सारे मामले की सारी जानकारी चाहिए। एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, 7-11 ने सख्त स्वर में कहा। बाद में मेरा क्या होगा? मंजीत बोला, मैं फंसना नहीं चाहता। तेरे को कुछ नहीं होगा। तेरा नाम भी इस मामले में नहीं आएगा। अपना मुंह खोल। वादा करते हो कि मैं इस मामले में नहीं फंसूंगा? मंजीत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वादा है, 7-11 ने उसे घूरते हुए कहा। सुदर्शन, तू गवाह है कि ये मुझे जाने देगा इस मामले से। चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख। मंजीत ने गहरी सांस ली। तेरा इस मामले से क्या वास्ता है? 7-11 ने पूछा। मैं बारूद एक्सपर्ट हूँ। जिसे जैसी बारूद की सेटिंग चाहिए वैसे ही करता हूँ। पहले मैं मिलिट्री में था, मंजीत ने बताया। वहाँ से क्यों निकाले गए? मिलिट्री का बारूद बाहर के लोगों को बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। किन के लिए अब तुम काम करते हो? कोई फिक्स नहीं है, कोई भी काम करा लो। कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं और मुझसे काम कराने आ जाते हैं। तुम उनके बारे में जानते होगे? नहीं, मंजीत इनकार में सिर हिलाया। वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते। मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। मेरा काम होता है ज़रूरत के मुताबिक उनका काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना। धंधा है ये। ठीक है, अब इस मामले के बारे में बोलो। दिल्ली मेट्रो में आज कैसे विस्फोट होगा? कहाँ होगा? कौन करेगा? सब कुछ बताओ। मस्जिद ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? मेरे बारे में किसी को बताओगे तो नहीं? तेरे को इस मामले में नहीं लूँगा, 7-11 बोला। अब काम की बात कर। 3 दिन पहले दोपहर में मुझसे एक युवक मिलने आया। मैं घर पर ही था। 21-22 बरस की उम्र रही होगी उसकी। उसने अपना नाम नहीं बताया, परंतु उसने अशफाक का नाम लिया, जो मुझसे 2 बार पहले काम ले चुका था। वो बोला कि बारूद के 2 बैग तैयार करने हैं जिन्हें रिमोट से उड़ाया जा सके, और एक मानव बम तैयार करना है। मानव बम? हाँ, मंजीत ने 7-11 को देखा। कहते रहो। मैंने सारे काम की कीमत 70 लाख मांगी। सौदा 40 लाख में बना। इस काम के लिए तुमने बारूद कहाँ से लिया? बारूद उनका ही था। मैंने सब कुछ तैयार करना था कि वक्त पर जैसा वो करना चाहे वैसा कर सके। फिर मैंने पैसे पहले मांगे। वो अपने वो अगले दिन मुझे पैसे दे गया और बोला कि कल रात 8 बजे मुझे लेने आएगा। उन्हें सुबह तक सब कुछ तैयार चाहिए था और मैंने बता दिया था कि 10 घंटे का काम है। फिर वो रात 8 बजे पहुंचा और मुझे ले गया। कहाँ? रास्ते में मेरी आंखों पर कपड़ा बांध दिया गया था। मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ ले आया था, परंतु वो फैक्ट्री जैसी जगह थी। मशीनें लगी देखी मैंने। वहाँ 2 आदमी और थे। उन्हीं में से एक ने मानव बम बनना था। पहले मैंने 2 बम तैयार किए। उन्होंने पावरफुल बम तैयार करवाए। दोनों बम ब्रीफ केस में फिट किए गए ताकि किसी को शक ना हो। उनका रिमोट भी तैयार किया। इसमें आधी रात हो गई। उसके बाद मैंने मानव बम के लिए जैकेट तैयार किया। जैकेट? हाँ, सिर से भीतर डालने के बाद छाती, पेट और पीठ की तरफ लटकती है। उन्हें आपस में डोरियों से बांध दिया जाता है, जो कि शरीर के साथ इस तरह सट जाती है कि ऊपर कमीज़ डाल लेने के पश्चात पता नहीं चलता कि नीचे कुछ है। देखने में लगता है कि आदमी कुछ मोटा सा है। ठीक पेट की तरफ उस पर 2 स्विच होते हैं। जैकेट में पड़े बारूद को ब्लास्ट करने के लिए पहले सर्किट ऑन करने का एक स्विच दबाना पड़ता है, फिर ब्लास्ट के लिए दूसरा स्विच। तुम उन तीनों में से किसी को नहीं जानते? नहीं। उनकी प्लानिंग क्या है? इस बारे में उन्होंने मेरे को तो कुछ नहीं बताया, परंतु वे मेरे सामने आपस में बातें कर रहे थे। चूँकि वे जानते कि मैं ये काम करता रहता हूँ, इसलिए मेरे सामने बातें करने में उन्हें ऐतराज़ नहीं हुआ। उनकी बातों से जो जाना वो इस तरह है। कल वे दिन में 10:45 बजे द्वारका इंद्रप्रस्थ लाइन पर मेट्रो में विस्फोट करेंगे। उनका काम जनकपुरी वेस्ट स्टेशन से शुरू होगा। मानव बम बनने वाला व्यक्ति जनकपुर वेस्ट से 10:32 पर आने वाली मेट्रो में चढ़ेगा। उसके पास ब्रीफ केस वाले बमों का रिमोट होगा। मेट्रो ट्रेन में राजौरी गार्डन स्टेशन पर विस्फोट किया जाएगा। तब वो दोनों ब्रीफकेस कोई 2 लोग मेट्रो में रखकर जा चुके होंगे।
रिमोट का बटन दबाकर विस्फोट करने वाला व्यक्ति राजौरी गार्डन स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकलेगा और विस्फोट के लिए रिमोट का बटन दबाएगा। इस वक्त मेट्रो ट्रेन खचाखच भरी होती है। 7-Eleven के जबड़े बिछ गए। ऐसा ही करना था तो व्यक्ति मानव बम क्यों बना? अगर पकड़ा जाए तो उस स्थिति में खुद को बम से उड़ा ले, मंजीत ने बताया। कौन है वो आदमी? ओम प्रकाश नाम है उसका, पश्चिम विहार में रहता है। उसे बारूद की जैकेट पहनाते हुए उससे मेरी थोड़ी सी बात हुई तो मैंने उसके बारे में उससे पूछा था। तब मैं जैकेट का साइज चेक कर रहा था। सुदर्शन चेहरे पर गंभीरता समेटे दोनों को देख रहा था। मंजीत का नशा बहुत हद तक कम हो चुका था। ये बताओ कि इस काम को कैसे रोका जा सकता है? 7-Eleven ने पूछा। नहीं रोका जा सकता, मंजीत ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ठिकाना मैं नहीं जानता जो तुम्हें बता सकूं। अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ मिलेंगे। कोई अंदाज़ा भी नहीं? 7-Eleven ने पूछा। नहीं, मंजीत ने इनकार में सिर हिलाया। उनका कोई फ़ोन नंबर? नहीं। 40 लाख तेरे को वो दे चुके हैं। हाँ, काम करा लेने के बाद वो मुझसे क्यों मिलेंगे? अगला कोई काम होगा तो वे मेरे से बात करने आएंगे। ओम प्रकाश का हुलिया क्या है? 7-Eleven ने सोच भरे सर में पूछा। वो साधारण से चेहरे वाला है, कद 5.25 फीट और सेहत मीडियम है। उसके कान कुछ बड़े हैं, इतने भी बड़े नहीं कि भीड़ से अलग दिखे। उसने ब्राउन कलर की पैंट और नीले रंग की 4 खानों वाली कमीज पहन रखी थी। सिर के बाल छोटे हैं, पाँव में उसने एक्शन के जूते पहने हुए थे। जब मैं उससे मिला तो वो ताज़ी ताज़ी शेव करा के आया लगता था। 7-Eleven के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है कि काम का वक्त आने तक वो कपड़े बदलेगा? मुझे नहीं लगता, मंजीत ने इनकार में सिर हिलाया। क्योंकि जब मैं वहाँ से अपना काम खत्म करके चला तो कमीज़ पैंट उतार कर उसे मशीन पर रख दिया था और नींद लेने की तैयारी करने लगा था। मेरे ख्याल में उठकर उन्हीं कपड़ों को पहनेगा। कितने प्रतिशत तुम्हें ऐसा लगता है? 90%। तो वह ब्राउन पैंट और नीले रंग की 4 खानों वाली कमीज़ पहने हो सकता है काम के वक्त। हाँ, मेट्रो में 10:30 पर जनकपुरी वेस्ट स्टेशन से चढ़ेगा, मंजीत ने सिर हिलाया। मान लो कि उसे पकड़ लेता हूँ तो उस पर काबू कैसे करूँ? ऐसा किया तो वो खुद को उड़ा लेगा, मंजीत जल्दी से बोला। उसे रोकने का कोई रास्ता बताओ। कोई रास्ता नहीं है, मंजीत ने पक्के स्वर में कहा। वह व्यक्ति ओम प्रकाश मुझे वैसे भी थोड़ा अकड़ू पागल सा लगा। ज़िंदगी से थका टूटा भी हो सकता है। ऐसे लोग काम को अंजाम देकर ही रहते हैं। यानी कि तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने ओम प्रकाश को पकड़ने की कोशिश की तो वह खुद को बम से उड़ा लेगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है, मंजीत ने गंभीर स्वर में कहा। मौका मिलने पर मैंने उससे पूछा कि वो ये काम क्यों कर रहा है तो उसने बताया कि उसकी पत्नी दीनदयाल अस्पताल में है, कैंसर है उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा है। 7-Eleven के होंठ पिच गए। तुम अस्पताल में उसकी पत्नी को ढूंढ सकते हो 7-Eleven? सुदर्शन क्या उठा। उससे क्या होगा? उसकी पत्नी को नहीं पता होगा कि वो किधर है और क्या करने के फेर में है। मंजीत की निगाह 7-Eleven पर थी। और क्या तुम्हारे पास बताने को? कुछ भी नहीं, बस हो गया। हाँ, कहने के साथ मंजीत ने दाएं बाएं सिर हिलाए। तुम कार पर पहुंचो, 7-Eleven ने सुदर्शन से कहा। मैं आता हूँ। सुदर्शन बाहर निकल गया। 7-Eleven ने जेब से रिवॉल्वर निकाली, दूसरी जेब से साइलेंसर और साइलेंसर को नार पर चढ़ाने लगा। ये देखकर मंजीत की आंखें भय से फैल गई। 7-Eleven की खतरनाक निगाह मंजीत पर थी। ये क्या कर रहे हो? तुमने वादा किया था कि मुझे छोड़। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो ये साइलेंसर मैंने नया खरीदा है, अभी तक चेक नहीं किया। नाल पर साइलेंसर घुमाता 7-Eleven क्या उठा। तुम मुझे गोली मारकर मंजीत की सांस फूलने लगी थी। मुझे गोली मत मारना, गिरफ्तार कर लो मुझे, लेकिन गोली मत मारना, मुझे मत मारना। मैं अपने पर गोली चलाकर साइलेंसर की आवाज़ को चेक करूंगा। अपने पर? मंजीत अविश्वास भरे सर में क्या उठा। नहीं तुम। 7-Eleven ने रिवॉल्वर का रुख मंजीत की तरफ कर दिया। ये क्या? तुम जैसे इंसान को तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हैरानी है कि तुम आज तक जिंदा कैसे बचे रहे। 7-Eleven ने दरिंद की भरे सर में कहा और एक साथ 2 बार ट्रिगर दबा दिया। पिट पिट 2 बार हल्की आवाज़ें उभरी। एक गोली मंजीत के माथे पर लगी, दूसरी छाती पर। 7-Eleven गली के बाहर खड़ी कार के पास पहुंचा। सुबह के 6 बज रहे थे, दिन निकल आया था। सुदर्शन स्टीयरिंग पर बैठा था। कार मुझे दो, तेरे को फ़ोन पर बता दूंगा कि कार कहाँ खड़ी है, 7-Eleven ने कहा। सुदर्शन फ़ौरन ही कार से बाहर निकला। उसकी गंभीर निगाह 7-Eleven पर थी। मंजीत का क्या हुआ? सुदर्शन ने गंभीर स्वर में पूछा। वही हुआ जो कई साल पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। 7-Eleven कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठता क्या उठा। सुदर्शन ने गहरी सांस ली और क्या उठा। अब मेरी ज़रूरत नहीं, कुछ खर्चा पानी मिल जाता तो। जब कार मिले तो डैशबोर्ड खोलकर निकाल लेना, नोट तेरे को वहीं रखे मिलेंगे। 7-Eleven ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। एक ही बार में बात हो गई। मनोज, 7-Eleven बोला। कहाँ हो तुम? दिल्ली विकासपुरी में। एक हादसा होने वाला है। द्वारका इंद्रप्रस्थ रूट की मेट्रो ट्रेन 11:15 पर उड़ाई जाने वाली है बम से। जो इंसान मेट्रो में बम विस्फोट करेगा उसका नाम ओम प्रकाश है और वो पश्चिम बिहार में रहता है। उसकी बीवी को कैंसर है, वो हरिनगर के दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है इलाज के लिए। तुम फ़ौरन 2 एजेंट दीनदयाल अस्पताल में भेजो।
कैंसर की बीमार ओम प्रकाश की पत्नी को आसानी से अस्पताल में ढूंढा जा सकता है कि वो कहाँ एडमिट है। उस पर नज़र रखी जाए। हो सकता है ओम प्रकाश बम विस्फोट करने से पहले उससे मिलने आ जाए। अगर ऐसा हो तो ओम प्रकाश को पकड़ लिया जाए। वो मुकाबले की चेष्टा करे तो गोली मार दो। समझ गया। मैं अभी 2 आदमी दीनदयाल अस्पताल भेजता हूँ। मनोज की आवाज़ आई। तुम 2 एजेंटों के साथ मुझे 9:30 बजे जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर मिलो। कहने के साथ ही 7-Eleven ने फ़ोन बंद करके जेब में रख लिया। होंठ बिछे हुए थे, चेहरे पर सोचों के भाव थे। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। समय 9:40। मनोज 2 अन्य एजेंटों के साथ वहां पहुंचा, जो कि मानव और त्रिशूल नाम के थे। 7-Eleven पहले से ही वहां मौजूद था। वो उसके पास आ गए। स्टेशन से अभी अभी मेट्रो गई थी, इसलिए प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। परंतु अगले 2 मिनट में ही यहाँ ढेरों लोगों को नजर आने लगना था। 2 एजेंट दीनदयाल अस्पताल में ओम प्रकाश की पत्नी पर नजर रखे हुए हैं। मनोज बोला। अभी तक ओम प्रकाश वहाँ नहीं पहुंचा। तुम लोग सुनो। 7-Eleven तीनों पर नजर डालता गंभीर स्वर में बोला। बहुत बड़े खतरे का वक्त आने वाला है। 11:15 पर मेट्रो को उड़ाया जाना है। ओम प्रकाश सिर्फ मौरा है। उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में यकीनन ओम प्रकाश के पास कोई जानकारी नहीं होगी। ये काम वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कर रहा है। हम उसे रोकेंगे कैसे? हम तो ओम प्रकाश को जानते पहचानते नहीं। त्रिशूल बोला। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक ओम प्रकाश जनकपुरी वेस्ट यानी कि इस स्टेशन से 10:32 पर मेट्रो में सवार होगा। अगले 2-3 स्टेशनों के बीच ब्रीफकेस में लगे बम 2 ब्रीफकेसों के रूप में मेट्रो ट्रेन के बीच रख दिए जाएंगे। जाहिर है कि ये काम करने वाले आदमी मेट्रो से निकल कर जा चुके होंगे। उसके बाद राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के रुकते ही ओम प्रकाश मेट्रो से बाहर निकलेगा। उसके पास उन बम नुमा ब्रीफकेस से वास्ता रखता रिमोट होगा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ओम प्रकाश रिमोट का इस्तेमाल करेगा और 2 बम विस्फोट कर देगा। उस वक्त मेट्रो ट्रेन लोगों से भरी होती है और ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। मनोज, त्रिशूल और मानव की नज़रें मिली। हमें ये नहीं होने देना है। 7-Eleven ने दांत भींच कर कहा। परंतु सीधे सीधे ओम प्रकाश पर हाथ भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो मानव बम बना हुआ है। खुद को खतरे में देखकर वो खुद को उड़ा सकता है। इस तरह हम लोग मारे जाएंगे। तुम उसे पहचानते हो? मानव ने पूछा। नहीं। 7-Eleven ने इनकार में सिर हिलाया। मैंने उसे कभी नहीं देखा, परंतु इस बात के पूरे चांसेस है कि हम उसे पहचान लें, क्योंकि वो ब्राउन पैंट और 4 खाने वाली नीली कमीज़ पहने हो सकता है। 10:32 पर उसने मेट्रो ट्रेन में सवार होना है, तो वो 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा। हमें नज़र रखनी है। अगर उसने ब्राउन पैंट और नीली कमीज़ पहन रखी होगी तो वह हमें नज़र आ जाएगा। मान लो वह हमें दिख गया तो उसे मेट्रो में सवार नहीं होने देना है। 7-Eleven ने कहा। रोकेंगे कैसे? तुम तो कहते हो कि वो मानव बम बना होगा। उसे खतरे का एहसास हुआ तो? मेरे पास प्लान है, वो सुनो। 10:20 पर ओम प्रकाश ने जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन में प्रवेश किया। वह मंजीत की बताई वही ब्राउन पैंट और नीली 4 खाने वाली कमीज़ पहने हुए था। कमीज़ के नीचे बारूदी जैकेट पहनी होने के कारण वह कुछ सेहनपन लग रहा था। कल रात को शेव कराई थी, इसलिए इस वक्त का चेहरा चमक रहा था। वो इस वक्त किसी अच्छे घर का लग रहा था। ओम प्रकाश सीधा टोकन विंडो पर पहुंचा और यात्रा का टोकन लेकर आगे बढ़ गया। कई लोग आ जा रहे थे। अनाउंसर की आवाज़ भी कभी कभार कानों में पड़ जाती थी। भीतर जाने से पहले रास्ते में खड़े पुलिसमैन चेकिंग कर रहे थे। ओम प्रकाश जानता था कि उसे चेकिंग से बचना है। वो कुछ पल एक तरफ खड़ा होकर उन पुलिस वालों को देखने लगा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो अपने काम में हर हाल में सफल होना चाहता था कि वापस अस्पताल में अपनी पत्नी के पास जा सके। इस काम का 20 लाख रुपये उसे मिल गया था, जिसे वो अपनी पत्नी को दे आया और उसे कहा था कि वह दोपहर तक आ जाएगा। तभी 8-10 लड़के लड़कियां छोटे से झुंड के रूप में वहाँ पहुँचे। पुलिसमैन उसकी चेकिंग में व्यस्त हो गया। ओम प्रकाश फुर्ती से वहाँ पहुँचा और पुलिसमैन की निगाहों से बचते हुए आगे बढ़ता चला गया। कुछ आगे चलकर सीढ़ियाँ थीं। वो सीढ़ियाँ तय करके ऊपर मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर पहुँचा। प्लेटफॉर्म पर 3-4 लोग ही दिखे। स्पष्ट था कि अभी भी मेट्रो गई है। ओम प्रकाश की नज़र प्लेटफॉर्म पर लटके उस डिजिटल बोर्ड पर गई जो मेट्रो के आने में कितना वक्त बचा है ये बताता था। उस पर 4 मिनट का समय इस वक्त दर्शाया जा रहा था। अब प्लेटफॉर्म पर और लोग आना शुरू हो गए थे। ओम प्रकाश ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। 10:28 हो रहे थे। 7-Eleven, मानव, त्रिशूल और मनोज प्लेटफॉर्म पर थे जब ओम प्रकाश वहाँ पहुँचा था। उन्होंने एक ही निगाह में ओम प्रकाश को पहचान लिया, क्योंकि वही कपड़े उसके शरीर पर थे, ब्राउन पैंट और 4 खानों वाली नीली कमीज़। 7-Eleven ने और भी अच्छी तरह से उसे पहचाना, क्योंकि मंजीत का बताया हुलिया उसके जहन में था। चारों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इशारे हुए। अब प्लेटफॉर्म पर लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। प्लान के मुताबिक वे धीरे धीरे अपना घेरा ओम प्रकाश की तरफ तंग करने लगे। समय का डिजिटल बोर्ड अब 3 मिनट दिखा रहा था। उनके लिए एक एक पल अब इतना भारी था। मेट्रो ट्रेन में बम फटने के साथ ही हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आनी थी। इसे होने से हर हाल में रोकना था। समय का डिजिटल बोर्ड अब 2 मिनट का वक्त दर्शाने लगा था।
सिर्फ 2 मिनट रह गए थे मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर आने में। 7-Eleven जेब में हाथ डालते हुए आगे बढ़ा। ओम प्रकाश के ठीक एक कदम पीछे जा खड़ा हुआ मानव, त्रिशूल और मनोज भी करीब आ पहुंचे थे। अब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए थे। अधिकतर की निगाहें दूर तक जा रही थीं, मेट्रो की लाइनों पर थीं। कोई नहीं जानता था कि 5 स्टेशनों बाद मेट्रो ने मौत की ट्रेन बन जाना था, जिसे रोकने की कोशिश जारी थी। 1 मिनट, तभी दूर लाइनों पर सिल्वर कलर की मेट्रो ट्रेन आती दिखाई देने लगी। वो पास आती जा रही थी। फिर वो अपनी खामोश चाल के साथ प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची, रुक गई। लोग दरवाजे के पास इकट्ठे होने लगे और उनके खुलने का इंतज़ार करने लगे। दरवाजे खुले, बाहर निकलने वाले 2-4 लोग ही थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग मेट्रो में प्रवेश करने लगे। ओम प्रकाश भी आगे बढ़ा। मात्र 3 कदम दूर था दरवाज़ा। ओम प्रकाश! तभी पीछे खड़े 7-Eleven ने शांत स्वर में पुकारा। ओम प्रकाश चौंका। उसे अपना नाम लेकर पुकारे जाने की यहाँ कोई आशा नहीं थी। उसने गर्दन घुमाकर 7-Eleven को देखा। 7-Eleven ने मुस्कुराकर फौरन कहा, तुम ओम प्रकाश ही हो ना, जिसकी पत्नी कैंसर की बीमारी से दीनदयाल अस्पताल में भर्ती है? हाँ, अचकचाया सा ओम प्रकाश क्या उठा। तभी पीछे मेट्रो के दरवाजे बंद होने लगे थे। मैं डॉक्टर विक्रांत हूँ, दीनदयाल अस्पताल में हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही। नहीं, ओम प्रकाश के होठों से फटा सा स्वर निकला। ऐसा नहीं हो सकता। 1 घंटा पहले मैं अस्पताल में था। मैंने ही अंतिम बार तुम्हारी पत्नी की सांसें चेक की। मुझे दुख है कि मैंने ये खबर तुम्हें सुनाई। मेट्रो ट्रेन स्टेशन से खिसक पड़ी। ओम प्रकाश को काटो तो खून नहीं। जिस पत्नी को बचाने के लिए मेट्रो में बम विस्फोट करने जा रहा था, वो ठीक होने से पहले ही मर गई। इस खबर ने ओम प्रकाश को हिलाकर रख दिया था। तभी मनोज और त्रिशूल ओम प्रकाश पर झपटे। दोनों ने एक एक तरफ की बाँह पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींच ली। ओम प्रकाश हड़बड़ा उठा। उसकी समझ में न आया कि ये क्या हो गया, परंतु उसकी बाहें इस तरह खुले में होने के कारण वो अब रिमोट का इस्तेमाल करके जैकेट में भरा बारूद नहीं उड़ा सकता था। उसने बाहों को छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु पकड़ इतनी मजबूत थी कि छुड़ा नहीं सका। उसने अजीब सी निगाहों से 7-Eleven को देखा। 7-Eleven के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। मानव आगे बढ़ा और ओम प्रकाश की तलाशी लेने लगा। तुम कौन हो? ओम प्रकाश के होठों से निकला। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे। तभी मानव उसकी जेब से माचिस की डिब्बी के आकार का रिमोट कंट्रोल निकालकर पीछे हटता चला गया। उस रिमोट कंट्रोल पर भी 2 स्विच लगे नजर आ रहे थे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, मैं BSF का जवान हूँ। और तो मेट्रो ट्रेन उड़ाने जा रहे थे, लोगों से भरी मेट्रो ट्रेन। 7-Eleven मौत भरे सर में क्या उठा। ओम प्रकाश ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, चेहरा फक पड़ गया। अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में तुमने सैकड़ों मासूमों को मारने का इरादा कर लिया था। नहीं, ओम प्रकाश चीखा, ये झूठ है। मानव, इसकी कमीज के नीचे चेक करो। मानव ने फौरन ओम प्रकाश की कमीज पेट की तरफ से उठाई। नीचे शरीर पर बारूद की जैकेट बंधी दिखी और पैंट वाले हिस्से पर लाल रंग के 2 स्विच लगे दिखे। ओम प्रकाश का चेहरा हल्दी की तरह पीला हो गया। मानव पीछे हट गया। 7-Eleven ने जेब से साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और वैसी स्वर में बोला, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, अब बच नहीं सकोगे। लेकिन मुझे कूड़ा करकट इकट्ठा करने की आदत नहीं है। मौत के भय से ओम प्रकाश की आंखें फटकर चौड़ी हो गई थी। इस वक्त मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। तुम आतंकवादी हो, 7-Eleven ने रिवॉल्वर उसकी तरफ करते हुए मौत से भरे सर्द लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर दो। ओम प्रकाश कांपते स्वर में क्या उठा। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं तभी रिवॉल्वर की नाल से बेआवाज़ गोली निकली। गोली ओम प्रकाश के माथे पर जा धंसी। वहाँ छोटी सी बिंदी नजर आने लगी। उसी पल ओम प्रकाश बेजान सा हो गया। आंखें उलट गई थी उसकी। मनोज और त्रिशूल ने उसे दोनों भावों को खींचने की मुद्रा में पकड़ा ना होता तो वह गिर चुका होता। फिर मनोज और त्रिशूल ने उसे छोड़ दिया। ओम प्रकाश का बेजान सा शरीर धड़ाम से नीचे जा गिरा। सीढ़ियों की तरफ से 1-2 लोगों के आने की आवाज़ें आ रही थी। निकल जाओ यहाँ से। 7-Eleven ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए तीनों को देखा और पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वे तीनों भी उसी पर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। 7-Eleven सीढ़ियाँ चढ़ते 3 लोगों के पास से नीचे उतर रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। हेलो। 7-Eleven ने फ़ोन निकाल कर बात की। ओह विक्रांत डार्लिंग, उसके कानों में उसी युवती की आवाज़ पड़ी। तुम कहाँ हो? अभी आ जाओगे? बहुत मन कर रहा। रॉन्ग नंबर, 7-Eleven ने कहा और फ़ोन जेब में रखते हुए सीढ़ियाँ उतरकर आगे बढ़ता चला गया। काम हो गया था। सैकड़ों बेगुनाह लोग मौत के मुंह में जाते जाते बच गए थे। न्यूयॉर्क, अमेरिकन जासूसी संस्था CIA का ऑफिस, शाम के 4 बजे। चीफ टॉम लैरी आज सुबह से ही बहुत व्यस्त था। उसे यह भी पता न चला कि लंच का वक्त गुजर गया। जब भूख महसूस हुई तो कैंटीन में फ़ोन करके कॉफ़ी और सैंडविच मंगवाए और 10 मिनट के लिए उसने अपने सारे काम रोक दिए कि शांति से सैंडविच खा सके और कॉफ़ी के घूंट भर सके। उसके सिर के बाल बिखरे से लग रहे थे। टाई खुली ढीली थी। पैंट में डाल रखी कमीज़ भी एक तरफ से बाहर आ रही थी, परंतु व्यस्तता के कारण इस तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। अभी आधा सैंडविच ही खाया था कि फ़ोन बज उठा। क्या मुसीबत है। खाते खाते उसने रिसीवर उठाया। कहो। दूसरी तरफ ऑपरेटर सूजी थी। सर,
यूरोप से कोई फ़ोन पर है, वो आपसे बात करना चाहता है, परंतु अपना नाम और वजह नहीं बता रहा। सूजी की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या कह रहा है? उसका कहना है कि वह ऐसी बात जानता है जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो सकता है। बात कराओ। चीफ टॉम लैरी ने कहा और कॉफ़ी का घूंट भरा। 5 सेकंड ही बीते कि उसके कानों में पुरुष का स्वर पड़ा। हेलो। कहो, मैं न्यूयॉर्क से CIA चीफ टॉम लैरी हूँ। चीफ लैरी बोला। मैं साउथ ईस्ट यूरोप क्रोशिया से बोल रहा हूँ। स्वर बेहद शांत था। तुम्हारा नाम क्या है? नाम रहने दो, हमें काम की बात करनी चाहिए। मैं तुम लोगों के काम आ सकता हूँ, उधर से कहा गया। स्पष्ट कहो। 8 साल पहले क्रोशिया में अमेरिकन विदेशी मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या की गई थी और CIA पता नहीं लगा पाई कि हत्यारा कौन था। चीफ लैरी की आंखें सिकुड़ी। फिर सिर हिलाकर फ़ोन पर बोला। शायद, हाँ, तुम ठीक कहते हो, ऐसे ही हुआ था। मैं ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कौन है हत्यारा? चीफ लैरी के होंठों से निकला। पागल हो क्या? क्या मतलब? इतनी कीमती खबर मैं क्या तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा? चीफ टॉम लैरी ने गहरी सांस ली, फिर बोला। क्या चाहते हो? मुझे पैसों की ज़रूरत है। कब से जानते हो इस बात को? जब से ड्यूक हैरी की हत्या हुई तब से ही। तो पहले क्यों नहीं बताया? तब पैसों की ज़रूरत नहीं थी। उधर से आता सर शांत चीफ लैरी के कानों में पड़ा। क्या पता तुम सही कह रहे हो या नहीं। मैं सही हूँ। क्या तुमने हत्यारों को देखा था? पहचानते हो उन्हें? मैं खुद उन लोगों में शामिल था। चीफ टॉम लैरी के होंठ से पड़ गए। इस बात की तसल्ली करानी होगी हमें। करा दूंगा, परंतु हमें कोई बात गुप्त ही रहे, आम ना हो। जिसने ड्यूक हैरी की हत्या की उसके हाथ भी तुम लोगों से कम नहीं है। क्या चाहते हो? चीफ टॉम लैरी ने सतर्क स्वर में पूछा। तुम इस खबर के कितने डॉलर दे सकते हो? तुम अपनी डिमांड बताओ। 10 लाख डॉलर। ज़्यादा है, अमेरिका के लिए नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या के सारे राज का खुलासा करूंगा। मारने वाले कौन कौन लोग थे और किसने ड्यूक हैरी की हत्या कराई? क्या वजह थी कि ड्यूक हैरी की हत्या की गई? मुझे लगता है कि मैंने कम मांगा है, मुझे ज़्यादा डॉलर मांगने थे। तुम सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हें फिर फ़ोन। सुनो सुनो, फ़ोन बंद मत करो। चीफ लैरी जल्दी से बोला। मुझे सौदा मंजूर है, तुम। कल फ़ोन करूंगा, उधर से कहा गया। फ़ोन बंद कर दिया गया। टॉम लैरी ने गहरी सांस ली और रिसीवर वापस रखा। चेहरे पर गंभीरता थी। फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर दबाया और रिसीवर कान पर लगा लिया। कहो चीफ। अगले ही पल आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मेरे पास आओ माइक। एक मुसीबत वाला काम आ गया है। कहकर उसने रिसीवर रखा और पुनः सैंडविच खाने लगा। माइक ने टॉम लैरी के कमरे में प्रवेश किया तो उसे कॉफ़ी के घूंट लेते पाया। माइक 32 बरस का, 5 फीट 10 इंच लंबा था और सामान्य सेहत वाला था। सिर के बाल छोटे और पीछे की तरफ से बालों की एक मोटी सी लट पलट कर माथे पर झूल रही थी। क्लीन शेव चेहरा। वो कुर्सी पर बैठता बोला। कहो चीफ। मुसीबत वाला काम है तुम्हारे लिए। 8 साल पहले क्रोशिया में हमारे विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या हुई थी। उसके साथ इंडियन मिलिट्री का एक ब्रिगेडियर भी मारा गया था। वो ब्रिगेडियर तब ड्यूक हैरी को कोई सूचना दे रहा था जब दोनों की हत्या कर दी गई और हत्यारा वो सूचना भी ले भागा। तब हम लोगों ने विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या की तफ्तीश की थी और साल भर की चेष्टाओं के बावजूद भी हमें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था। हम असफल रहे थे, जो कि हमारे लिए शर्म की बात थी। सुना था मैंने, लेकिन अब क्या हो गया? अभी अभी किसी ने क्रोशिया से फ़ोन किया है। वो 10 लाख डॉलर के बदले हमें ड्यूक हैरी की हत्या के हत्यारे के बारे में बताना चाहता है। जो जानकारी उसके पास है वो हमें देना चाहता है। उसका कहना है कि वो खुद हत्यारों में शामिल था। ओह। माइक सतर्क हुआ। अपने बारे में क्या बताया उसने? कुछ नहीं, वो जो भी है सतर्कता बरत रहा है। पहले क्यों नहीं बताई उसने ये बात? कहता है अब उसे डॉलरों की ज़रूरत है। माइक सोच भरी नज़रों से चीफ लैरी को देखता रहा। अभी बात अधूरी रह गई थी। कल फिर फ़ोन करेगा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वो कल फिर फ़ोन करेगा, क्योंकि मैंने 10 लाख डॉलर उसे देने के लिए हाँ कर दी है। इस मामले में वो सारी हमारी हमारी पूरी तसल्ली कराएगा। तुम्हें क्रोशिया जाना होगा। अभी कल उसका फ़ोन आना है, माइक बोला। हाँ। ना फ़ोन आया तो नहीं जाना पड़ेगा। उसका फ़ोन आएगा। माइक ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो माइक कि मैं तुम्हें वही काम करने को देता हूँ जो महत्वपूर्ण होते हैं। तुम्हें CIA के खतरनाक एजेंटों में से एक माना जाता है। मैं इस बारे में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम खतरनाक हो। पिछली बार की तरह गड़बड़ मत कर देना। माइक ने चीफ को देखा। स्पेन में तुमने 5 लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया था। वो मुझे मारने जा रहे थे, लेकिन गवाहों का कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। वह तुम्हारे आसपास थे बस। गवाह बेवकूफ़ हैं, माइक तीखे स्वर में कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वो दुश्मन के आदमी थे, मैं उन्हें पहचानता था। तभी इंटरकॉम का बजर बजा। कहो। चीफ लैरी ने रिसीवर उठाया। क्रोशिया से वो फ़ोन पब्लिक फ़ोन से कार्ड द्वारा किया गया। फ़ोन करने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता, उधर से कहा गया। ठीक है, कहकर टॉम लैरी ने रिसीवर रखा। तुम क्रोशिया जाने की तैयारी कर लेना। पहले उसका फ़ोन तो आने दो, माइक ने कहा और पलट कर बाहर निकल गया। सामने 4 फीट चौड़ा रास्ता था जिसके दोनों तरफ केबिन बने हुए थे। कुछ केबिन खुले थे तो कुछ के दरवाजे बंद थे। वो रास्ता पार करके माइक एक
हॉल में पहुंचा, जहाँ 30-35 पुलिसमैन अपनी अपनी टेबलों पर मौजूद थे। कोई फ़ोन पर व्यस्त था तो कोई कंप्यूटर पर, कोई कागज़ों को थामे इधर उधर भाग रहा था। माइक, एक कुर्सी पर मौजूद विक्टर ने हाथ हिलाया। माइक उसके पास पहुंचा। 2 दिन की मैं छुट्टी ले रहा हूँ, विक्टर बोला। तुम भी ले लो, पिछली बार की तरह फिर मौज करने चलेंगे। मैं नहीं जा सकता, नया काम हाथ में आया। तुम अभी चीफ के पास गए थे, क्या काम दिया चीफ ने? विक्टर क्या उठा। हमारे विदेश मंत्री ड्यूक हैरी को 8 साल पहले क्रोशिया में किसी ने मारा था। साथ में इंडियन ब्रिगेडियर भी मारा गया था। तब उससे कुछ सूचनाएं ली जा रही थी, उसी सिलसिले में क्रोशिया जाना पड़ रहा है। हाँ, मुझे मालूम है कि ड्यूक हैरी को मारने वाला हाथ नहीं लगा था। क्या कोई खबर हाथ लगी? इस बारे में चीफ से पूछो, अभी मुझे नहीं पता, फिर मिलेंगे, माइक ने कहा और आगे बढ़ गया। अगला दृश्य, रात 9 बजे। विक्टर कार पर ऑफिस से निकला। इस बात का उसने पूरा ध्यान रखा कि कोई उस पर नज़र तो नहीं रख रहा। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद उसने कार को कैफ़े की पार्किंग में रोका और भीतर जाकर कॉफ़ी पी। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि उस पर नज़र नहीं रखी जा रही, तो वह कैफ़े के पीछे से रास्ते से निकला और पैदल ही आगे बढ़ गया। उसने सड़क पार की और सामने नज़र आ रही मार्केट में पहुंचा। वहाँ पब्लिक बूथों के 3 केबिन बने हुए थे। 2 फुल थे, एक खाली था। विक्टर ने भीतर प्रवेश किया और रिसीवर उठाकर कार्ड निकालकर उस पास मौजूद मशीन में पंच किया और नंबर मिलाने लगा। तीसरी बार कोशिश के पश्चात नंबर लगा। दूसरी तरफ से बेल बजी। हेलो, उधर से फ़ौरन फ़ोन रिसीवर उठाया गया। इंडिया, विक्टर बोला। बात करते हुए उसकी निगाह बूथ के बाहर भी जा रही थी। हाँ, FIA। हाँ, मेरा कोड नंबर 776 है। होल्ड करो। विक्टर रिसीवर कानों से लगाए रहा। मात्र आधे घंटे बाद वह सर पुनः कानों में पड़ा। नाम? अपना नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, खतरा हो सकता है। कोड नंबर 776। ठीक है, तुम न्यूयॉर्क में हो? हाँ, लगता है तुमने कंप्यूटर में मेरी फ़ाइल खोल रखी है। मैं खास सूचना देना चाहता हूँ। किसी बड़े से मेरी बात कराओ, विक्टर बोला। मुझे बता सकते हो? नहीं, किसी बड़े से मेरी बात कराओ। दीवान से बात हो या कपूर से? होल्ड करो। फिर फ़ौरन ही विक्टर के कानों में पहचानी आवाज़ पड़ी। हेलो, मिस्टर दीवान, आपसे बात करके मुझे खुशी हुई। फ़ोन पर मेरा नाम मत लेना। क्या खबर देना चाहते हो? क्रोशिया में अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या हुई थी। तब साथ में कोई इंडियन ब्रिगेडियर भी मारा गया था। वो पुरानी बात है। दीवान को सर कानों में पड़ा। मेरे ख्याल में CIA के हाथ कुछ लगा इस मामले में। CIA के खतरनाक एजेंट माइक को इस काम पर लगाते हुए क्रोशिया भेजा जा रहा है। ये खबर देनी मैंने इसलिए ठीक समझी कि ड्यूक हैरी के साथ इंडियन ब्रिगेडियर भी मारा गया था। संभव है इस मामले में इंडिया को कोई वास्ता हो। CIA के हाथ ऐसा क्या लगा कि 8 साल बाद उसे इस मामले को फिर से जिंदा करना पड़ रहा? यह मैं नहीं जानता, परंतु माइक को इस मामले में लेने का मतलब है कि चीफ के हाथ कुछ खास ही लगा है। तुम पता करो। कोशिश करूंगा, लेकिन शायद पता ना कर सकूं। कुछ और पता लगे तो हमें बताना। ठीक है। मेरी हर महीने की तनख्वाह बैंक अकाउंट में डाली जा रही है क्या? कुछ ही महीनों बाद मैं इंडिया आने वाला हूँ। तुम्हारी तनख्वाह हर महीने बैंक में पहुँच जाती है। थैंक्स। ये जानने की कोशिश करो कि CIA क्यों 8 साल बाद इस मामले में दखल देने जा रही है। अगला दृश्य, साउथ ईस्ट यूरोप, क्रोशिया। मोहन सूरी क्रोशिया में FIA यानी कि जिन्न का एजेंट था। 10 सालों से वो क्रोशिया में अपने परिवार के साथ रह रहा था और इंडियन होटल खोल रखा था जो कि अच्छा चलता था। इस वक्त वो रेस्टोरेंट में ही मौजूद था कि उसका मोबाइल फ़ोन बजा। हेलो, जिन। दूसरी तरफ से दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। होल्ड कीजिए। मोहन सूरी ने धीमे स्वर में कहा और पास ही मौजूद अपने केबिन में प्रवेश करके दरवाज़ा बंद किया। कहिए। ऑपरेशन टू के लिए याद है तुम्हें? मोहन सूरी के माथे पर पल पड़े। याद है, मोहन सूरी के होंठों से निकला। CIA हरकत में आ गई है। उन्हें अपने विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या से वास्ता रखता कोई सुराग मिला है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस ऑपरेशन को 8 साल बीत चुके हैं और सुराग तो 50 साल के बाद भी मिल सकता है मोहन सूरी। असंभव लगता है। यह संभव हो चुका है। माइक 1-2 दिन में इसी संबंध में क्रोशिया आ रहा है। ये तो खतरे वाली बात हो गई। वो किस दम पर 8 साल पुराना मामला ताज़ा करने जा रहा है? मालूम नहीं हो सका। कुछ तो खास बात CIA को पता चली ही होगी कि यकीनन वो दोनों कहाँ हैं। मन्नू और जैनी? हाँ, लीवनो में। दोनों मज़े से ज़िंदगी बिता रहे हैं। मैंने किसी तरह कह रखा है। मुझे उनकी खबर मिलती रहती है। हो सकता है उन्होंने CIA से संपर्क किया हो। दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। यह संभव नहीं। क्यों? वो दोनों भी ऑपरेशन का हिस्सा थे। मोहन सूरी ने धीमे स्वर में कहा। कहो तो मैं उनसे मिलूँ, बात करूँ? क्यों? उन दोनों से पता करूँ कि ऑपरेशन टू किल पूरा होते हुए चुपचाप क्यों खिसक गए। मन्नू ने तो अपने 20 लाख भी नहीं लिए। जो बातें इधर भी हैं उन्हें दबाई रहने दो। कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमारी नज़रों में है 4 सालों से और उनका मुंह बंद है, जबकि वे दोनों यही सोचते हैं कि हमारी नज़रों से छिपे हुए आराम से रह रहे हैं। दीवान ने उधर से कहा। लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं है कि ऑपरेशन टुकिल के पीछे कौन है। उनकी निगाहों में तो सिर्फ तुली थी, तुली था। जो भी हो, अभी उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। CIA के बारे में सोचो, माइक के बारे में सोचो। माइक खतरनाक एजेंट है। हाँ, अपने सोर्स द्वारा माइक पर नज़र रखो कि वह कब अमेरिका से क्रोशिया के लिए रवाना होता है। क्रोशिया पहुँचते ही तुम्हारी निगाह हर वक्त माइक पर होनी चाहिए।
वो क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर माइक मन्नू या जैनी मिलने की चेष्टा करें तो उन्हें ख़त्म कर देना फ़ौरन। माइक को नहीं मारना। अगर माइक मरा तो CIA क्रोशिया में डेरा जमा लेगी, तब खतरा बढ़ जाएगा। मैं समझ गया। मुझे ताज़ा जानकारी देते रहना माइक के बारे में। अगला दृश्य, सुबह 11 बजे, न्यूयॉर्क, CIA का ऑफिस। चीफ टॉम लैरी जब दो जासूसों से बात कर रहा था कि फ़ोन बजने लगा। हेलो। चीफ लैरी ने रिसीवर उठाया। चीफ, क्रोशिया से कल वाला व्यक्ति है। सूजी की आवाज़ कानों में पड़ी। लाइन दो, चीफ लैरी ने कहा। फिर दोनों जासूसों से बोला, तुम दोनों से मैं बाद में बात करूंगा, जाओ। दोनों उठे और बाहर निकल गए। उसी पल कानों में कल वाला ही स्वर पड़ा। तुमने ही कल मुझसे बात की थी? हाँ। उसकी आवाज़ को पहचानते हुए चीफ लैरी ने कहा, मैं चीफ टॉम लैरी हूँ। तुम्हारा नाम जानता हूँ और अब तो तुम्हारी आवाज़ भी पहचानने लगा। तो क्या सोचा तुमने? उधर से वो कह रहा था। मैंने तो तुम्हें कल ही कह दिया था कि मुझे सौदा मंजूर है, $10 लाख। मैं चाहता था कि तुम सोच कर जवाब दो। तुम्हें $10 लाख पक्का मिलेंगे अगर तुम हमें विदेश मंत्री ड्यूक हैरी के हत्यारों के बारे में बताओगे। ये भी बताओगे कि कौन कौन लोग उसे मारने में शामिल थे और उसे क्यों मारा गया। हमारी तसल्ली करानी होगी। तसल्ली के लिए अगर सबूत पेश करने पड़े तो ये नहीं कर पाऊंगा। सबूत तुम लोगों को खुद ही ढूंढने होंगे। मैं उन लोगों के साथ इस काम में शामिल था और मुंह जबानी सब कुछ बता सकता हूँ, सब कुछ समझा सकता हूँ। इतना ही बहुत है, बाकी काम हमारे आदमी कर लेंगे। मेरे साथ कोई हेरा फेरी तो नहीं होगी? उधर से पूछा गया। ज़रा भी नहीं। अगर मेरे साथ चालाकी की गई तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम लोगों को कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। CIA तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आ रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। मन में शंका मत पालो, तुम हमारे दोस्त हो। क्या तुम न्यूयॉर्क आकर हमसे मिलना पसंद करोगे कि $10 लाख हम तुम्हें दे सके? नहीं, तुम्हें अपना आदमी क्रोशिया भेजना होगा। ठीक है। CIA का बेहतरीन एजेंट माइक आज ही क्रोशिया के लिए फ़्लाइट पकड़ लेगा। ये बताओ कि माइक तुमसे कहाँ मिले? दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो। चीफ लैरी फौरन बोला। क्रोशिया में तुम कहाँ मिलोगे, या तुम्हारा संपर्क नंबर? वही नाइट क्लब जहाँ ड्यूक हैरी और इंडियन ब्रिगेडियर की हत्या हुई थी। वक्त शाम के 7 से 11 के बीच। दिन कौन सा? क्या आज रात या कल रात? यह मैं नहीं जानता। जब मुझे सब ठीक लगेगा मैं तुम्हारे एजेंट माइक से मिल लूँगा। वक्त 7 से 11 के बीच, वही नाइट क्लब। $10 लाख उसके पास होने चाहिए। आज रात से पहला दिन शुरू होगा, समझ गए तुम? समझ गया। बेहतर होता कि अगर तुम मिलने का दिन भी तय कर लेते। ये मैं नहीं कर सकता। इसके साथ उधर से उसने फ़ोन बंद कर दिया। चीफ लैरी ने माइक को बुलाया। बात हो गई है, अभी पहली फ़्लाइट से तुम्हें क्रोशिया रवाना हो जाना होगा। मेरा पासपोर्ट मेरी जेब में है चीफ। वो शख्स क्रोशिया में मुझे कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें उसी नाइट क्लब में मिलेगा जहाँ ड्यूक हैरी की हत्या हुई थी। समय शाम के 7 बजे से 11 बजे के बीच। तुम उसे नहीं पहचानते, परंतु वो तुम्हें पहचान लेगा। बेशक कैसे भी पहचाने। क्रोशिया स्थित हमारी एजेंसी से तुम्हें $10 लाख मिल जाएंगे। तुम्हें यह समझाने की ज़रूरत नहीं है कि डॉलर उसे तब देना जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए। कौन से दिन वो मिलेगा मुझे? वो घबराया हुआ है या ज़रूरत से ज़्यादा सतर्कता बरत रहा है। चीफ लैरी ने गंभीर स्वर में कहा। उसका कहना है कि आज से तुम रोज़ उस नाइट क्लब में डॉलरों के साथ आओगे। जब उसे सब ठीक लगेगा तो वो तुमसे मिल लेगा। चीफ, ये तो बोरियत वाला काम हो गया। मुझे सप्ताह भर भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो आदमी हमें ऐसी खबर देने वाला है जिसके बारे में हम 8 साल पहले कुछ नहीं जान सके थे। इस काम की गंभीरता को समझो, चीफ लैरी ने कहा। सिर्फ एक बात का जवाब चाहूँगा, माइक बोला। कहो। मिस्टर ड्यूक हैरी इंडियन मिलिट्री के ब्रिगेडियर से 8 साल पहले की रात क्यों मिले थे? ये सीक्रेट है, लेकिन इस बारे में तुम्हें कल भी बताया था, क्योंकि तुम इस पर काम करने जा रहे हो, चीफ लैरी ने कहा। इंडियन ब्रिगेडियर अमेरिका को इस बात की जानकारी भेज रहा था कि इंडिया वादों के खिलाफ चलता हुआ गुप्त तौर पर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका है। वो ड्यूक हैरी को इस बात के सारे सबूत भेजने उस नाइट क्लब में आया था, और तभी उसकी और हमारे मंत्री की हत्या कर दी गई, माइक बोला। हाँ, और वो सबूत जो ड्यूक हैरी को सौंपे जाने थे, वो भी हत्यारे साथ ले गए। फिर तो स्पष्ट है कि हत्याकांड इंडियन गवर्नमेंट ने कराई है। चीफ टॉम लैरी मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? माइक ने होठ से कोड़कर पूछा। यह हमें भी पता है कि हत्या इंडियन सरकार के इशारे पर की गई, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इंडियन सरकार से भी हम कुछ नहीं कह सकते, और न ये बात भी हमें अपने मुंह से कहनी पड़ेगी कि हमारा विदेश मंत्री उनके देश के रहस्य खरीद रहा था जब उसकी हत्या हुई। तब हम अपनी ही बातों में फंस जाएंगे, समझा? अगर हमें ये पता चल जाए कि हत्या करने वाले कौन थे, उन्हें हम पकड़ लें, तो फिर ये मामला अपने हक में तोड़ मरोड़ कर भारत सरकार के सामने रखकर उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। तब हमें ठोस सबूत मिल जाएंगे। $10 लाख के बदले हम ठोस सबूत खरीद रहे हैं, माइक मुस्कुराया। यही हमारी ड्यूटी है, काम है। इसी बात के लिए अमेरिकन सरकार हम पर करोड़ों डॉलर खर्च करती है। माइक उठ खड़ा हुआ। मुझे ये मामला सीधा साधा लगता है, माइक बोला। यह काम कोई दूसरा एजेंट भी कर सकता था। CIA की निगाहों में यह मामला गंभीर है, तभी तुम्हें सौंपा गया। तो अभी क्रोशिया रवाना हो रहे हो? बिल्कुल अभी। यहीं से सीधा एयरपोर्ट पर जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि 2-3 दिन में लौट आऊँगा।
इसमें मेरे करने को कुछ नहीं है, माइक ने कहा और पलट कर बाहर निकलता चला गया। उस हॉल में पहुंचा तो विक्टर मिल गया, या फिर यूँ कह ले कि जैसे विक्टर इसी इंतज़ार में था कि वो चीफ ऑफिस से निकले। हेलो माइक, विक्टर पास आता क्या उठा। चलते हो 2-3 दिन की छुट्टी पर? मैं क्रोशिया जा रहा हूँ। अभी? माइक ठटका। अभी? हाँ। विदेश मंत्री डी हैरी की हत्या के सिलसिले में? माइक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ता चला गया। अगला दृश्य, क्रोशिया स्थित मोहन सूरी को दीवान का फ़ोन आया। तुमने क्या किया? दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। मन्नू और जेनी लिवनो में ही मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि वह कुछ करने की फिराक में है, और मैं एयरपोर्ट पर नज़र रख रहा हूँ, मोहन सूरी ने कहा। न्यूयॉर्क से खबर है कि CIA एजेंट माइक आज क्रोशिया के लिए चल रहा है। दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। वो तुम्हारी नज़रों में रहे, हर वक्त ज़रूरत समझो तो दूसरे एजेंटों को भी इस्तेमाल करो, परंतु मुझे उसकी पल पल की खबर मिलती रहे। माइक की पूरी खबर आपको मिलेगी, सावधान रहना, माइक खतरनाक है। अगला दृश्य, क्रोएशिया से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर लीवनो। यहाँ 30% आबादी किसानों की थी। 20% लीवनो में ही दुकानें या दूसरी तरह का काम करते थे, और बाकी के 50% अमीर लोग थे जो कि क्रोएशिया में बिजनेस करते थे। उनका क्रोएशिया रोज़ आना जाना होता था। क्रोएशिया शहर के बीचों बीच चर्चित बाजार था। यहाँ की एक दुकान में 34 वर्ष का मन्नू बैठा था। वो सेहतमंद और स्मार्ट युवक जैसा लगता था। दुकान में कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, पैटी, बर्गर, बियर, विस्की के अलावा वीडियो गेम्स की मशीनें भी रखी थी वहाँ बैठने को। इन दिनों वो अकेले ही दुकान संभाल रहा था। हर समय खिला रहने वाला मन्नू इस वक्त व्याकुल सा दिख रहा था। दुकान पर कई ग्राहक मौजूद थे, कुछ वीडियो गेम्स पर लगे थे। मशीनें तेज़ आवाज़ कर रही थी। 3 लोग टेबल पर बैठे कॉफ़ी और बर्गर का मज़ा ले रहे थे, तो 2-3 खड़े हुए बियर पीते बातें कर रहे थे। उसकी दुकान चलती थी। तभी मन्नू के पास बड़ा फ़ोन बजा। हेलो, उसने फ़ौरन रिसीवर उठाया। 7 दिन बीत गए, उधर से आती आवाज़ कानों में पड़ी। बाकी बचे 23 दिन। तुझे 30 दिन का वक्त दिया था। मैं भूला नहीं हूँ, मन्नू ने बेचैनी से कहा। जैनी है बहुत तीखी चीज़, उधर से हंसते हुए कहा गया था। तुमने जैनी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? मन्नू का सर तेज हो गया। वो ठीक है या? फिक्र मत कर, 30 दिन तक उसे कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। बचे हैं 23 दिन। कहाँ से इंतज़ाम करेगा $1 लाख का? मैं कर लूँगा। गलती तेरी है, तुझे मार्शल से इतना उधार नहीं लेना चाहिए था। $65,000 तूने मार्शल से साल भर में ले लिए। अब ब्याज लगाकर पूरे $1,00,000 बन गए। तेरी जुए की आदत ने तुझे बर्बाद कर दिया। सब ठीक हो जाएगा। वो तू जाने, उधर से लापरवाही भरे स्वर में कहा गया। तेरे को याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है कि अगर मार्शल के कई मुताबिक तूने 30 दिनों में $1,00,000 चुकता नहीं किए तो जैनी मार्शल की होगी और तेरी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद तुम्हारी ये दुकान भी हम ले लेंगे, और वह 2 कमरों का फ्लैट भी जहाँ तुम रहते हो। ये याद दिलाने के लिए हर 7 दिन में एक फ़ोन तेरे को किया जाएगा। ये 7 दिन बाद पहला फ़ोन है, अगले 7 दिन बाद दूसरा फ़ोन करूँगा। सुनो, मन्नू जल्दी से बोला, एक बार जैनी से मेरी बात करा दो। इस बारे में मार्शल का कोई ऑर्डर नहीं है। एक बात और बता रहा हूँ तेरे फायदे की। क्या? जिस कसिनो में तू जुआ खेलता था वहाँ पर हेरा फेरी होती है। वहाँ भी मशीनें इस तरह सेट कर रखी है कि कोई जीत कर नहीं जा सकता, और तेरे को लगता रहा कि अब बाजी तेरे हाथ रहेगी, तू जीत जाएगा। इसी चक्कर में तूने मार्शल से उधार ले लेकर $65,000 कमा दिए। उस कसिनो में तो मार्शल भी हिस्सेदार है। फिर तो उससे उधार लिया पैसा उसी के पास पहुँच गया, मन्नू के ओठों से निकला। तूने मार्शल से $65,000 उधार लिए, हाँ, तो अपना दिमाग मत लगा। वो तेरे को वापस देना ही पड़ेगा, जो कि तू दे नहीं पाएगा, और मारा जाएगा। इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। मन्नू ने रिसीवर वापस रखा। चेहरे पर उभर आए पसीने को हथेली से पहुंचा। 2 ग्राहक आए तो उन्हें कॉफ़ी दी, तभी एक ने पूछा, जैनी नज़र नहीं आ रही कई दिनों से? मन्नू ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, उसके पापा की तबीयत खराब है, वो अपने पापा के पास गई है, आ जाएगी। अगला दृश्य, रात 11 बजे मन्नू दुकान बंद करके उस फ्लैट पर जा पहुंचा जहाँ पिछले 8 सालों से वो जैनी के साथ रह रहा था। जैनी यानी कि जगदीप कौर के साथ खुश था वो। उस दुकान से इतनी कमाई हो जाती थी कि दोनों के खर्चे मज़े से पूरे होते रहे। जैनी पर वो जान छिड़कता, और प्यार करने में जैनी भी कम नहीं थी। परंतु साल भर से कसिनो जाकर जुआ खेलने की जो आदत पड़ी, उससे सारा कबाड़ा हो गया था। उसकी और जैनी की ज़िंदगी में भारी उथल पुथल हो गई थी। जुआ खेलने के लिए वह मार्शल से उधार लेता रहा था, जो कि $65,000 तक जा पहुंचा। परंतु इतना पैसा चुकाता कैसे? मार्शल ने उस पर वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अपना पैसा वापस ना पाते पाकर मार्शल ने जैनी को उठवा लिया और उसे 1 महीने का वक्त दिया कि या तो उसका पैसा ब्याज सहित $1,00,000 दे, वरना जैनी उसकी, और 30 दिन बाद उसे भी शूट कर दिया जाएगा। मन्नू ने थके अंदाज में गहरी सांस ली, कपड़े बदले। डिनर के तौर पर 2 बर्गर बियर के साथ खाया था। जैनी के बिना उदास हो गया था वो। जैनी से उसकी मुलाकात 8 साल पहले ऑपरेशन टू किल के दौरान हुई थी। मन्नू का मन आज उखड़ा हुआ था, और जैसे वो बीती हुई हर बात याद कर लेना चाहता था। 8 साल पहले वह इंडिया में था, मुंबई में। वहीं उसका घर था। घर में माँ बाप, छोटे भाई बहन थे, परंतु वो घर पर कम ही रहता था। 26 बरस का था और गैरकानूनी काम करने में माहिर हो चुका था।
चूँकि पुलिस उसकी ताक में रहती थी इसलिए कम ही घर जाता, और जब जाता तो यही कोशिश करता कि कोई उसे घर में आते देखे नहीं। उस्मान अली के होटल में एक कमरे को ही उसने अपना ठिकाना बना रखा था। जब कभी खतरा ज़्यादा महसूस करता तो एक पुल के नीचे बना रखी झोपड़ी में जा टिकता। उस दिन वो उसी झोपड़ी में था जिसके बारे में उसे पूरा भरोसा था कि उसके लिए वहाँ तक कोई नहीं आ सकता, परंतु वो वहाँ तक भी आ पहुँचा था। तुली नाम बताया था उसने अपना। झोपड़ी का दरवाज़ा खुला ही था, वो भीतर आ गया। मन्नू हचकचा कर देखने लगा उसे। मुझे तुली कहते हैं। तुली का चेहरा भावहीन था। तुम मन्नू हो? तुली ने सादी पैंट कमीज़ पहन रखी थी। तुम मेरा नाम भी जानते हो? क्या चाहते हो मुझसे? मन्नू ने उसे गहरी निगाहों से देखा। 5 दिन पहले तुमने 7 लाख लेकर राजेंद्र आहूजा का मर्डर किया, तुली बोला। मनु चौंका। 1.5 महीना पहले तुमने विनोद खरबंदा के घर पर 3 लोगों के साथ डकैती डाली। वहाँ तुम लोगों ने विनोद खरबंदा की बहन की जान ले ली, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, भागना पड़ा। तुली ने शांत निगाहों से उसे देखते हुए कहा। मन्नू के शरीर में चींटियाँ रेंगती चली गई। उसी पल उसने रिवॉल्वर निकाल ली। पुलिस हो तुम? बाहर कितने लोग हैं? मन्नू गुर्रा उठा। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तो तुम जैसे ही हूँ। मेरे पास आने की वजह? मैंने एक आदमी को मारने का ठेका लिया है, 1 करोड़ में, तुली बोला। 1 करोड़? मन्नू की आंखें सिकुड़ी। एडवांस ले चुका हूँ। मन्नू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर क्या उठा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अकेले उस आदमी की हत्या नहीं कर सकता, मुझे 2-3 लोग और चाहिए। 2-3 लोग? हाँ, उनमें से एक तुम भी हो सकते हो। 20 लाख मिलेगा काम का, क्या कहते हो? मन्नू के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, मैंने खुद ही तुम्हें तलाश किया है। मेरे पास वक्त कम है, कुछ ही घंटों में मैंने अपने साथियों को इकट्ठा करना है। क्या तुम्हारी हाँ है? 20 लाख मिलेगा? पक्का? एक हत्या? हाँ, मंजूर है, लेकिन क्या तुम्हारे पास सच में देने को 20 लाख रुपया है? मन्नू ने आंखें सिकुड़कर कहा। तुमने ठीक से सुना नहीं, 1 करोड़ में एडवांस ले चुका हूँ, चाहे तो दिखा देता हूँ, लेकिन पेमेंट काम के बाद दूंगा। ठीक है, हत्या किसकी करनी है कोई? उसके लिए हमें साउथ यूरोप क्रोशिया नाम के शहर में जाना होगा, वहाँ काम करना है। चलने की तैयारी, पासपोर्ट वगैरह मैं कुछ घंटों में तैयार कर लूँगा, ये मेरा काम है। 20 लाख देने के साथ मेरी एक शर्त भी है। वो क्या है? ये काम खास है, और पार्टी नहीं चाहती कि काम हो जाने के बाद किसी को याद रहे कि उसने क्या काम किया है, इसलिए तुम्हारे दिमाग से इस काम की याददाश्त मिटा दी जाएगी। मेरे ख्याल में इस पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। कैसे मिटाई जाएगी याददाश्त? आधा घंटा लगेगा, ये काम पार्टी करेगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुली शांत स्वर में बोला। क्या ऐसा उन सब के साथ होगा जो इस काम में शामिल होंगे? मन्नू ने पूछा। हाँ, तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? उठो और मेरे साथ चलो, अभी से हमारा काम शुरू होता है। 2 और लोग, तीरथ और राघव, इस काम के लिए मैंने चुन रखे हैं। उनसे बात करनी है, वक्त कम है, 4-5 घंटों में ही सब तय करेंगे। हमें क्रोशिया के लिए फ़्लाइट पकड़ लेनी है। इतनी जल्दी? पासपोर्ट तो है नहीं जो। वो मेरा काम है, तो ली ने ठोस स्वर में कहा। हो जाएगा। तुम हो कौन? ये जानने की कोशिश कभी मत करना, काम की तरफ और अपने 20 लाख की तरफ ध्यान दो। अगला दृश्य, तीरथ। 30 बरस का युवक था, जब होश संभाला तो खुद को अकेले ही पाया। माँ बाप उसे याद नहीं थे कि वे कौन है। बचपन आवाराओं की तरह बीता। 5-6 क्लास तक स्कूल गया था, तब वह स्कूल के टीचर के यहाँ नौकर था। उसने स्कूल में उसका दाखिला कराया था। जब 12 साल का हुआ तो वहाँ से भाग गया, मुंबई आ पहुँचा। इधर उधर काम करके अपना पेट भरने लगा। धीरे धीरे अपने ही हम उम्र लड़कों से दोस्ताना होता चला गया। नन्हे चोरों का ग्रुप बन गया। वह रेड लाइट पर रुकने वाली कारों से सामान उठाकर भाग जाते, पकड़े जाते तो बच्चे होने का फ़ायदा उठाकर छूट जाते। 20 बरस की उम्र तक तीरथ अच्छा खासा चालबाज बन चुका था। तब उसके ग्रुप में सिर्फ 2 ही थे, और तीसरा वो खुद। बाकी अपने अपने रास्ते पर बढ़ गए थे। तब तीरथ ने कुछ बड़ा करने की सोची। उसके दोनों दोस्त सहमत थे उसकी बात से। इलाके के ड्रग्स माफिया से मिले, उसके लिए काम करने लगे। साल तीरथ ने ड्रग्स का काम किया और सारे गुर सीख लिए। वो समझ चुका था कि फ़ायदे का धंधा है ये। फिर तीरथ ने दूसरे इलाके में जाकर ड्रग्स का अपना काम शुरू कर दिया। बढ़िया धंधा जमाया, पैसा बरसने लगा। वक्त बीतता चला गया। धंधे की वजह से कईयों को कत्ल किया। वो अचूक निशानेबाज था। तब वो 30 बरस का था, जब एक दादे से झगड़ा हो गया। वो ज़्यादा ताकतवर निकला। उसने तीरथ के सारे धंधों का तबाह कर दिया। उसके आदमी को मार दिया था या अपनी तरफ कर लिया। तीरथ को अपनी जान के लाले पड़ गए। उसी शाम तीरथ स्टेशन पर पहुंचा और यार्ड में खड़ी गाड़ियों पर रात बिताने की सोची। ये जगह उसे सुरक्षित लगी कि उसे ढूंढने वाले उस तक नहीं पहुंच सकेंगे। जेब में सिर्फ 2-4 हज़ार रुपया ही पड़ा था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मन ही मन सोच रहा था कि कुछ सालों के लिए इस शहर से निकल जाए तो ठीक रहेगा। बहरहाल रात गुजारने के लिए उसने एक मालगाड़ी का डिब्बा चुना। यूँ वो पूरा ध्यान रख रहा था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, परंतु तुली और मन्नू को नहीं देख सका, जो 2 घंटे से उसके पीछे थे। मालगाड़ी के डिब्बे में वो पहुंचे ही था कि पीछे से वे दोनों पहुंचे। तीरथ ने चौंक कर तुरंत जेब से रिवॉल्वर निकाली। गोली मत चलाना, तुली क्या उठा, हम तुम्हारे दोस्त हैं। ट्रिगर दबाते दबाते रुका। वो चेहरे पर कठोरता थी। दोनों को देखा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तीरथ ने शब्दों को चबाकर कहा। रिवॉल्वर का रुख उन दोनों की तरफ था। हम हैं, मन्नू क्या उठा। मैं भी तुम जैसे ही हूँ, सिर्फ 2 घंटे पहले तुली से मिला हूँ।
ये मेरे पास आया, इसने मुझे ऑफ़र दी, ऑफ़र पसंद आई तो इसके साथ हो गया। इसे तुम्हारी भी ज़रूरत है। तीरथ की आंखें सिकुड़ी। उसने तुली को देखा। क्या चाहते हो मुझसे? तीरथ बोला, मुझे मालूम है तुम्हारा तलवड़े से पंगा हो गया है और वह तुम पर भारी पड़ा। उसने तुम्हारा धंधा बिखेर दिया और तुम्हारे आदमी भी उसके कब्जे में चले गए। तलवड़े तुम्हें मारने के लिए भागा दौड़ा फिर रहा है। ये सब कैसे जानते हो? इतना जान लो कि जानता हो। कल से तुम मेरे आदमी की नज़रों में हो। मुझे तुम्हारे बारे में बराबर खबर मिल रही थी। तुली ने कहा, इस वक्त तुम खतरे में हो। तुम्हें मुंबई से बाहर निकल जाना चाहिए और मैं तुम्हें रात रात मैं देश से बाहर ले जा सकता हूँ। तीरथ ने मन्नू को देखा तो मन्नू क्या उठा। मुझे भी इसने देश से बाहर ले जाने को कहा है, लेकिन इसके आदमी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कौन हो तुम? तीरथ ने तुली को देखा। तुली कहते हैं मुझे। इससे ज़्यादा तुम्हें मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आदमी को मारने का ठेका लिया है और वो आदमी इससे यूरोप में है। इस काम का 1 करोड़ एडवांस लिया है, लेकिन मुझे इस काम में और आदमियों की ज़रूरत है। तुम अच्छा निशाना लगा लेते हो, मैं तुम्हें 20 लाख दे सकता हूँ अगर तुम इस काम में मेरा साथ दो। मुझे ही क्यों चुना तुमने? किसी को तो चुनना ही था। तुम निशानेबाज हो। हम आज ही रात क्रोशिया रवाना हो सकते हैं। इतनी जल्दी? मेरे पास वक्त कम है। तीरथ ने रिवॉल्वर नीचे कर ली, परंतु वो सतर्क था। पासपोर्ट का इंतज़ाम भी? वो मैं कर लूँगा। मेरी बात मानकर तलवड़े से कुछ देर के लिए दूर हो जाओगे, बाद में वो भी शांत हो जाएगा। ये है कौन? तीरथ ने मन्नू से पूछा। तुली, बस इतना ही जानता हूँ। वही मुझे 20 लाख देगा। मन्नू मुस्कुरा पड़ा। ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। तीरथ शक भरे सर में क्या उठा। मुझ पर भरोसा करो, ये कम से कम तलवाड़े का आदमी नहीं है जो तुम्हारी जान के पीछे है। मन्नू बोला। तुम कौन हो? मन्नू। बाकी बाद में बता दूंगा। वैसे कुछ खास नहीं है बताने को। तुम्हें इसकी बात मान लेनी चाहिए। तीरथ के चेहरे पर उलझन थी। किसे मारना है? ये क्रोशिया पहुँच कर ही पता चलेगा। 1 सप्ताह के भीतर हम लौट आएंगे। इस काम से तुम 20 लाख दोगे? हाँ। एडवांस? नहीं, बाद में। हम यहाँ से साथ चलेंगे और साथ ही लौटेंगे, तुली ने कहा। काम के दौरान हम अलग भी हो सकते हैं। तब 20 लाख लेने के लिए तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? तीरथ बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्रोशिया का ठिकाना हम सब जानते होंगे। काम के बाद अलग हुए तो वहीं मिलेंगे। वैसे काम में कोई खतरा नहीं है। मैं सावधानी के तौर पर तुम सबको इकट्ठा कर रहा हूँ कि काम हर हाल में पूरा हो। कौन है वो जो ये काम कराना चाहता है? ये गुप्त है, किसी को इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। अब तुम बोलो, हाँ या ना। मैं तैयार हूँ। तीरथ सोच भरे सर में क्या उठा। तुली ने सिर हिलाया। इसे अपनी शर्त भी बता दो, मनु ने तुली से कहा। कैसी शर्त? तीरथ ने तुली को देखा। मुझे तो शर्त मानने में कोई हर्ज नहीं लगा। तुम्हें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। मन्नू क्या उठा। पार्टी चाहती है कि इस काम में जो लोग भी रहें, काम के बाद उनकी याददाश्त साफ कर दी जाएगी कि उन्होंने उस आदमी को मारा है। आधे घंटे में ही काम हो जाएगा, तुली ने तीरथ से कहा। सारी याददाश्त? तीरथ के माथे पर ब्लड पड़े। नहीं, तुली ने इनकार में सिर हिलाया। सिर्फ इन्हीं दिनों की याददाश्त साफ की जाएगी। ये कैसे होगा? ये पार्टी की समस्या है, हमारी नहीं। हम यहाँ से एक साथ क्रोशिया जाएंगे, एक साथ वापस आएंगे। तुम लोगों को पैसा देने के साथ साथ याददाश्त भी साफ कर दी जाएगी कि तुम लोगों ने क्रोशिया में किसी को मारा है। अजीब बात है, तीरथ बड़बड़ा होता। ये कैसे पता चलेगा कि याददाश्त का कौन सा हिस्सा कितना मिटाना है? पार्टी के पास इस बात का सारा इंतजाम है, तुली बोला। तुम्हारी भी याददाश्त साफ की जाएगी? तीरथ ने पूछा। हाँ, तुली ने फ़ौरन सिर हिला दिया। 20 लाख हमें मिल रहा है, मन्नू बोला। 40 ये ले लेगा। 40 क्यों? तीरथ ने मन्नू को देखा। सारा काम मैं संभाल रहा हूँ। मेरे आदमी क्रोशिया पहुँच चुके हैं। वे पार्टी के बारे में सारी जानकारी हमें देंगे। हर तरफ मेरा खर्चा हो रहा है। यूँ समझो कि सब कुछ निपटाकर मेरे पास 20 लाख से ज़्यादा नहीं बचने वाला। कहते हुए तुली पहली बार मुस्कुराया था। ठीक है, चलो अब क्या करना है? तीरथ ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। एक और है राघव, उससे भी बात करनी है। उसके बाद तुम सबकी तस्वीरें लेने के बाद पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार किए जाएंगे। इसमें सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। फिर सिर्फ 2 घंटे? मन्नू के होंठ सिकुड़े। नकली पासपोर्ट में इससे ज़्यादा वक्त क्या लगेगा? तीरथ ने मन्नू को लिखा। पासपोर्ट असली होगा, लेकिन काम के बाद तुम लोगों से वो पासपोर्ट ले लिया जाएगा। तुली ने कहा। असली होगा? मन्नू ने आंखें से उड़कर तुली को देखा। तुम सरकारी आदमी हो? नहीं, लेकिन हर काम को कराने का रास्ता है मेरे पास। चलो, राघव से भी बात करनी है, तुली ने कहा। पलट कर मालगाड़ी के डिब्बे से छलांग लगाकर नीचे आया और जेब से फ़ोन निकालकर नंबर मिलाने लगा। ये ठीक आदमी है क्या? धीरज ने मन्नू से पूछा। ठीक गलत से हमें क्या लेना देना? एक को ख़त्म करना है, 20 लाख लेना है, फिर अपने अपने रास्ते। तुम कहाँ के हो? चैम्बूर। करते क्या हो? फिर बातें करेंगे। अब हमें कुछ दिन एक साथ बिताने हैं, तब के लिए भी बातें रख लो। ये याददाश्त वाली बात मुझे अटपटी लगी थी। धीरज ने मन्नू को देखा। जो इंसान एक हत्या के लिए 1 करोड़ दे रहा है और हमें 20-20 लाख मिल रहा है, उसकी थोड़ी सी बात मान लेनी चाहिए। अगर उसने हमारी सारी याददाश्त मिटा दी तो? वो जो भी ऐसा क्यों करेगा? इससे उसको कोई फ़ायदा तो होने ज़रा। वहम में मत पड़ो और नीचे आ जाओ। कहने के साथ ही मन्नू मालगाड़ी के डिब्बे से कूदकर नीचे आ गया। तुली फ़ोन को कान से लगाए खड़ा था। तीरथ भी नीचे कूद गया। उसकी निगाह आसपास घूमी। हर तरफ पटरियों का जाल बिछा नजर आ रहा था। इस तरफ गाड़ियों के डिब्बे खड़े थे। कभी कभी कोई इंजन या गाड़ी शोर करती पास से निकल जाती थी। तो चलिए दोस्तों, इस नॉवेल के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।